नमस्कार, मैं नव चतुर्वेदी हमारे खास प्रोग्राम ओपन कोर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओपन कोर्ट यह है एक विशेष टॉक एंड डिबेट शो जहां हम खुलकर सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं। देश की राजनीति में यदि कोई पूछे कौन है बिंदास और बेबाक नेता, तो हम सब की नज़र एक ही आदमी पे जाके रुकती है और वो आदमी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक वो आदमी है जो अपने आप में वन मैन आर्मी है। ये जहां खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसी ही कुछ शख्सियत है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। ये पार्टी में किसे रिपोर्ट करते हैं? पीएम मोदी को रिपोर्ट करते हैं, अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, या डायरेक्ट संघ में मोहन भागवत को रिपोर्ट करते हैं? इस पर अभी भी संशय है। पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर स्वामी का इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस कौन है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत बड़े कानूनी योद्धा हैं। एक ऐसे कानूनी योद्धा जिनके निशाने पे हमेशा शुरू से ही गांधी नेहरू परिवार आता रहा है। इनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार नहीं, अक्सर चिदम्बरम भी आते हैं और बीजेपी के अंदर भी हमेशा ये अरुण जेटली को निशाने पर लेते रहते हैं। ओपन कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आज हम कई मुद्दों पर बड़े खुल के बात करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो ओपन कोर्ट के अंदर। डॉक्टर स्वामी, आज हम आपसे कई मुद्दों पर खुल के बात करना चाहेंगे। हमारे पास में आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो है नोटबंदी का। 8 नवंबर की अर्धरात्रि पीएम मोदी जी ने अचानक ही जो 500 और 1000 के नोट बंद किए, उसकी एकदम से क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्यों नोटबंदी क्यों की गई थी? इसके बारे में मैं डॉक्टर स्वामी से कुछ सवाल करना चाहूँगा। स्वामी साहब, आप बताएं, नोटबंदी अचानक से रातों रात क्यों हुई, क्यों ज़रूरी थी ये? कालाधन के विरोध में जो एक कदम अभी उठाया गया है, उसके लिए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय में भी 2014 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था, मैनिफेस्टो में भी लिखा है। और जिन लोग हमारे लिए अभियान में शामिल थे, जैसे बाबा रामदेव, उन्होंने भी इस पर बहुत जोर दिया था। काला धन 2 प्रकार हैं, एक जो विदेश में जमा है और जो देश के अंदर कई लोग अपने घर में रखते हैं, कई लोग इसको अपनी जो व्यापार है उसमें लगाते हैं, जैसे ज़मीन खरीदना बेचना। इसमें तो इनके लिए अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता है, और ऐसे करनी है जिससे जो आदत से एक अर्थ संबंध बने हैं, या अर्थ कार्य में जो एक हिस्सा बन गई है, उसको बहुत उग्र रूप से उखाड़ने की जगह में कोई ऐसे अच्छे रास्ता ढूंढने की आवश्यकता हम सोच रहे थे, स्टडी कर रहे थे। एक ब्लैक मनी कमेटी भी बनाई गई थी, 2 प्रमुख जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनको नियुक्त भी किया था। और सुप्रीम कोर्ट में जेठमलानी और मैं दोनों ने एक पिटीशन अलग अलग फाइल की है, जो एक साथ सुनी जा रही है। ये प्रक्रिया चल रही थी। आज की जो अर्जेंसी हुई है, जो जल्दबाजी कई लोग कहते हैं, इसीलिए हुई है कि कई दिनों से हमारे जो सेना के लोग हैं और हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो देखने वाले लोग हैं, वो बताते रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान हो गया है कि यहाँ वो जाली नोट जारी करके वो आतंकवादियों का गतिविधियों के लिए सहायक बन रहे हैं, और ये जाली नोट के लिए कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में जब हमने किया है, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसमें रहस्य रखने के लिए कुछ खुलेआम तैयारी नहीं कर सके, परंतु जो इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कीमत चुकाना है, उसके लिए हम निश्चित तौर पर सहन करके
धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। जाली नोट कैसे छपे जाते हैं, क्या सोर्स है जाली नोट का, जाली नोट की करेंसी कहाँ से आती है, जाली नोट का जो कागज़ है वो कहाँ से आता है, इस बारे में आज हम डॉक्टर स्वामी के साथ में बहुत ही खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर स्वामी, हमने एक पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स का हमारे पास में हवाला है जिसके अंदर आपने सरासर ब्लेम लगाया है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर कि जाली नोट के पीछे चिदम्बरम जी का हाथ है। ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? अब जाली नोट जो पाकिस्तान उत्पन्न करती है वो आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है कि वो जाली है, क्योंकि चिदम्बरम के काल में जो नोट है हमारी वो हिंदुस्तान में उसकी उत्पादन नहीं होती है। वो स्पेशल पेपर में जो नोट बनती है उस पर हमारी जो सारे जो छपा जाता है गांधी की तस्वीर, ये सारी चीज़ें वो हमारे देश में हम करते हैं, लेकिन जो कागज़ है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और एक इंग्लैंड में एक कंपनी है डेलारू, उसको चिदम्बरम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे लिए जो करेंसी पेपर है, इसको करेंसी पेपर कहते हैं, और उसको आप छाप कर दीजिए। हमारे RAW, IB सब ने विरोध किया, CBI ने भी विरोध किया कि यही कंपनी पाकिस्तान के लिए भी करेंसी पेपर के उत्पादन करती है और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ये प्राइवेट कंपनी है, अंग्रेज़ों का है, हमारा कोई बंधन नहीं है उन पर, और इसीलिए पाकिस्तान जो करेंसी पेपर हमारे लिए पैदा की जा रही है या उत्पन्न की जा रही है वो भी खरीद लेंगे और आसानी से फिर जाली नोट पैदा कर सकेंगे। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसा हमारे डॉक्टर स्वामी ने बताया कि जाली नोट देश के अंदर लंदन की जिस प्रेस से आते थे, उसी लंदन की उसी कंपनी डेलारू से वही जाली नोट का जो कागज़ है वो पाकिस्तान में भी जाता था। तो वही एक जरिया था जहाँ से हमारे यहाँ पे और पाकिस्तान में दोनों जगह करेंसी का कागज़ सप्लाई होता था। तो वो करेंसी का जो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क था वो उसके तार पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा डॉक्टर स्वामी का कहना है। और उनका आरोप है कि इस मुद्दे के ऊपर जांच होनी चाहिए, सरकार को ये जांच करनी चाहिए। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि अनुमानित था कि नोटबंदी के बाद में पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ होना एकदम वाजिब है। वहाँ की ISI ने करोड़ों अरबों रुपया जो नकली करेंसी में छाप के रखा हुआ था वो सब उनका बर्बाद हो गया। अब दोबारा नए नोट छापने के लिए, नए नोट की डुप्लीकेट कॉपी निकालने के लिए उन्हें एक वक्त लगेगा। पाकिस्तान में थोड़ी दिन में मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की छुट्टी होगी और जो आज कमांडर इन चीफ है उसका नाम भी शरीफ है, वो रिटायर हो जाएंगे और फिर वो राजनीति में आएंगे और मेरे ख्याल में वही फिर नया अध्यक्ष बनेंगे। तो उसके बाद वो अपने देश के अंदर तो आतंकवादियों को इन्हीं दबाते हैं और उनको ख़त्म करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार है उनका पूरा सहयोग करते हैं। और नेपाल के रास्ते से और जो नारकोटिक्स बेचने वाले लोग हैं उसमें श्रीलंका के लिटे भी थी। अब क्योंकि आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ने वाली है तो इसलिए अर्जेंसी ये हुई थी कि जल्द में हमें इस जाली नोट का जो आने का है उसको बंद करने के लिए कुछ करनी चाहिए। जो जाली नोट देश के अंदर है उसको भी इन्हें ख़त्म करनी चाहिए। उस दृष्टि से ये जो उपाय है ये सबसे अनुकूल और सबसे अच्छा है। अब गाहे बगाहे अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये आता रहता है कि यदि काला धन को रोकना है तो हमें उसके लिए इनकम टैक्स बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो वेतनभोगी हैं, जो अपना आयकर नहीं बचा सकते, वही लोग आयकर देते हैं इस देश में। और बहुत सारी जो बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, जो व्यापारी वर्ग है, वो अपनी आय को हमेशा कम दिखाता है और आयकर नहीं जाता। तो
अक्सर हमेशा कोई ना कोई वित्त विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ हमेशा ये राय उठाते रहते हैं कि क्यों ना हमें आयकर परमानेंटली बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था लानी चाहिए। डॉक्टर स्वामी साहब, मैं इसी मुद्दे पर आपका ध्यान फिर से खींचना चाहूँगा। पुरानी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिमोलिश करके आपने कुछ उसके अलग सब्स्टिट्यूट आपने बताए थे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इनकम टैक्स को डिमोलिश क्यों किया जाए और उसके अदर सब्स्टिट्यूट क्या हैं सरकार को रेवेन्यू अर्न करने के लिए। काला धन की बनाने के लिए जो प्रोत्साहन है, जैसे इनकम टैक्स सबको परेशान करती है, तो लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा पैसा दे दें, हम भी अपना थोड़ा बचा लें और टैक्स ना दें, ऐसे एक व्यवस्था बनते आई है। तो इसीलिए हमें कुछ सोचना है। उसमें कई कदम हैं जो हमने सुझाया है, जो कई लोग उसको पसंद नहीं करते और दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स उसके खिलाफ देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कारण है काला धन पैदा होने का, वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स ज़्यादातर गांव का कोई नहीं देता है, एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं है। अमीर लोगों के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो इधर उधर करके वो बचा लेते हैं। गरीब तो रेखा के नीचे हैं शहरों में, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। तो ये जो मध्यम वर्ग है और जो सैलरी क्लास है वही देते हैं। वो ईमानदारी से भी टैक्स भरेंगे तो उनको परेशान की जाती है। तो कुल मिलाकर कितना मिलती है आपको? 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रेवेन्यू मिलती है। तो इसको रद्द ही कर दें इनकम टैक्स को और दूसरे वैकल्पिक रास्ते से साधन जुटाएं। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर सारे स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को रद्द करा दी और उसके बाद उसको नीलाम करने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक एक नीलाम में हमें 2-3 करोड़ मिलती रहती है और ये अभी जल्दी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि 2G के बाद 3G का नीलाम होना है, उसके बाद 4G आ रही है, अब 5G की भी तैयारी चल रही है। तो ये जो G है वो तो सिर्फ जो वायु में जिस साइकिल के साथ साउंड वेव्स जाती है वो बदलते रहती है, उसका G माने जनरेशन माने पीढ़ी। तो पहला पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, ऐसा अनलिमिटेड है। तो इसलिए इसमें कोई कम नहीं हो सकती। उसी प्रकार से कोयले की अभी आवंटन जो है उसका नीलाम करके ही करना है। उसमें भी 3 लाख 4 लाख जैसे 2G में मिलेगी या 3G में मिलेगी, उससे ज़्यादा 11 लाख मिल जाएगी और वो भी कई सालों के लिए हम कर सकेंगे। तो वैकल्पिक रास्ते हैं साधन जुटाने के लिए। इसलिए जितनी हम टैक्स को कम कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं वो अति आवश्यक है। और जैसे ये रेवेन्यू स्टैंप लगानी होती है, जमीन बेचना, घर बेचना, वो भी, और उसमें फिर कीमत नोट करना, उसमें भी फिर कम कीमत कोट करते हैं लोग और बाकी चीज़ों को काला धन में दे देते हैं। तो वो जो स्टैंप ड्यूटीज़ है, स्टैंप पेपर्स हैं, उसको भी रद्द करने चाहिए। जैसा डॉक्टर स्वामी ने बताया कि इनकम टैक्स कोई कंपलसरी नहीं है, इसको डिमोलिश करके इसकी जगह कोई दूसरे तरीके से भी हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, इससे काला धन रुकेगा। देखते हैं, वक्त की बात है, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या नहीं लेती है। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति, जिसे कहते हैं कर क्रांति, GST, यानी कि सारे करों की एक ही दवा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, सारे के सारे टैक्सेज नए फाइनेंशियल ईयर में, जिसे कि गवर्नमेंट अब प्रपोज कर रही है, अप्रैल 2017 की बजाय हो सकता है वो जुलाई 2017
अखबार की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में, जिसमें वो बोलते हैं कि जीएसटी इज़ डिफरेंट एंड जीएसटीएन इज़ डिफरेंट। और जीएसटीएन के अंदर डॉक्टर स्वामी ने बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है पुरानी कांग्रेस सरकार और पुराने वित्त मंत्री चिदम्बरम के ऊपर कि जीएसटीएन एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं डॉक्टर स्वामी की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर स्वामी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है जीएसटीएन, क्या है जीएसटीएन का घोटाला, क्या है स्कैम, कैसे पुरानी सरकार ने, पुराने वित्त मंत्री ने जीएसटीएन के जरिए क्या स्कैम फैलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ही इलोबरेट करके और विस्तार से हमारे दर्शकों को ये चीज़ समझाएं, जीएसटीएन क्या चीज़ है। अब अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी अभी तक जीएसटी पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है। सब अखबार लोगों ने लिख दिया कि जीएसटी पास हो गई है। जो पास हुआ है वो सिर्फ हमारी संविधान में जो संशोधन अमेंडमेंट चाहिए, जिसके बिना जीएसटी आ ही भी नहीं सकती, क्योंकि जीएसटी में लिखा है कि सरकार, केंद्र सरकार ये जो राजस्व है या रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करेगी। वो संविधान में प्रतिबंध है उस पर। अप्रत्यक्ष कर ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी, तो उसको उससे मुक्त करने के लिए हमने ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास की थी। परंतु जीएसटी बिल अब आएगी, पर जीएसटी बिल आएगी नहीं आएगी इस पर मेरे दिमाग में तो संदेह है, क्योंकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका नाम है जीएसटीएन, माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। क्योंकि इतने कोई मेरे ख्याल में 40 करोड़ वस्तुओं पर टैक्स लगती है और लगेगी वहीं जहां वो बेची जाएगी। पैदा होगी महाराष्ट्र में और बेची जाएगी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ही टैक्स लगेगी। तो इसको कौन कलेक्ट करेगा सब? तो उसके लिए सरकार ने, नहीं हमारी सरकार ने नहीं, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने एक कंपनी बनाया है, प्राइवेट कंपनी। उस प्राइवेट कंपनी में उन्होंने शेयर होल्डर्स में केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और 2 निजी बैंक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, और एक नया कंपनी उत्पन्न हुआ है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। अब इनको करके केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार को जो शेयर है वो अल्पमत में है, माने माइनॉरिटी शेयर्स, और मेजॉरिटी शेयर्स ये प्राइवेट लोगों का है, माने कंपनी प्राइवेट लोगों का है। और ये जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई है, ये इनकी 70-80% शेयर्स विदेशियों के हाथ में है, माने ये इंडियन कंपनी नहीं है। यहाँ रजिस्टर इंडिया में हुआ परंतु इंडियन कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है। और इसीलिए सारी जो टैक्स डेटा ये लोग कलेक्ट करें और इनको विदेशियों को पता लग जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये हमारी देश की जो राइट ऑफ प्राइवेसी की एक इस पर चोट पहुंचती है। और जैसे यूआईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारी सारी जानकारी अमेरिकन को मिलने वाली है, उसकी आंख काले यानी आइरिस काला है या ब्लू है, ये सारी चीज़ें क्यों विदेशियों को देना चाहिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। इसमें तो और भी कारण है, क्योंकि 7 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे और ये निजी बैंक में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में जमा होगी। उसके बाद सरकार कंपनी की मीटिंग होगी और तय होगा कि यदि महाराष्ट्र में पैदा हुआ है या उत्पन्न हुआ है और मध्य प्रदेश में बेचा है, तो मध्य प्रदेश की हिस्सा क्या होनी चाहिए और महाराष्ट्र का हिस्सा क्या होनी चाहिए। आज के कानून के जो बन रही है कानून जीएसटी, उसके अनुसार सारा मध्य प्रदेश को चली जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हम तो तैयार नहीं है, हमारी तो नुकसान होगा इससे। तो जो पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं ये कमोडिटीज को, उनको अभी शेयर होनी चाहिए। उसके लिए सारी गणित करनी पड़ेगी और इसके लिए एक बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार के पास डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कर सकते हैं, वो इनकम टैक्स के लिए करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस प्राइवेट कंपनी ने इन्फोसिस को
2,000 करोड़ रुपए दे दिया है और कहा है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाइए। तो ये सारी चीज़ों को चुनौती देकर मैंने प्रधानमंत्री को लिखी है चिट्ठी, और मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने इस पर सबसे जवाब के लिए सब पूछा है, और जवाब तो कोई नहीं आएगा। इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये तो होम मिनिस्ट्री को बताना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने लिखकर प्रधानमंत्री को दे दिया कि हमारे पास भेजा ही नहीं, किसी ने नहीं भेजा। और बाकी लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कंपनी है। मैं आपसे पूछने चाहता हूं, आपने सब जीएसटी सुना है, पर GSTN सुना है? नहीं सुना है। ऐसे एक निजी कंपनी बनी है, ये भी नहीं किसी को पता है, उसको छिपा के रखा है। तो मैं, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो मैंने कह दिया कि ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो GSTN के कारण GST नहीं आ सकती, और आएगी तो रद्द हो जाएगी, और इसलिए उसका सवाल नहीं है आज। तो काला धन को मिटाने के लिए और रास्ते ढूंढनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सारे जो वस्तुएं हैं उनकी आप रैंकिंग करिए, कितना एक्साइज मिलती है उससे, कितनी सेल्स टैक्स मिलती है, और उसका हिस्सा देखिए। आपको आश्चर्य होगा कि एक्साइज टैक्स 21 वस्तुओं, जो पहले 21 वस्तुएं हैं रैंकिंग में, वो 92% रेवेन्यू दे देती है। तो बाकी में जो करोड़ों में टैक्स लग रही है एक्साइज, उसको रद्द कर देना चाहिए। और आज वो सिर्फ परेशानी की एक रास्ता है। यानी एक्साइज टैक्स लगा दो, एक्साइज टैक्स इंस्पेक्टर आ जाता है, वो महीने आता है, पहली तारीख को थोड़ा दे दो, फिर चुप होकर चली जाता है और कुछ करता नहीं है। तो ये ऐसी सरलीकरण करने की आवश्यकता है, ताकि जब ये 500 नोट और 2,000 के रुपए के नोट आएंगे, तब किसी को ये प्रोत्साहन नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी कि हम इस पर बेईमानी करें और कालाधन उत्पन्न करें। तो इस प्रकार से अनेक चीज़ें करने की आवश्यकता है, परंतु प्रमुख में मैं आज भी कहता हूं कि इनकम टैक्स की रद्द करना आवश्यक है। शुक्रिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे दर्शकों के लिए निकाला।